नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं रमेश पटेल इस्माइल आज आपके लिए लाया हूँ एक शानदार नोट्स इतिहास का। और इस पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्यारे बच्चों, मैं छोटा छोटा वीडियो ही बना रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, ताकि आप यूट्यूब पर कम समय में एक अच्छी और मजबूत तैयारी कर सकें। तो पहला चैप्टर है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसमें बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो जो बहुविकल्पीय पूछा जाता है प्रश्न, उसके जो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपको पता ही है कि एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प रहेंगे। तो मैंने पहले महत्वपूर्ण जो है आपको बिंदु को यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आप इसको तैयार कर सकें। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके जवाब आप अच्छे से दे सकें। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया है उसको भी आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो जैसे पहला इसमें जो है कुछ बिंदु है, जैसे द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? जर्मनी के एकीकरण वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो आधारशिला थी उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है तैयार की थी। प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को माना जाता है। सामाजिक उपबंध पुस्तक के लेखक कौन है? आप देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, रूसो। तो सामाजिक उपबंध पुस्तक के लेखक हैं रूसो। प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण कब हुआ? सन 1871 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति बार बार प्रश्न में पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी में। अब जो है अगला बिंदु है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? मैजनी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। ठीक है। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय कहाँ पर हुआ? अभ्युदय मतलब होता है बच्चों उत्थान, यानी उदय कहाँ पर हुआ? तो इटली में हुआ। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? सन 1848 ईस्वी में। नेपोलियन की पराजय यानी हार कब हुई? सन 1815 ईस्वी में। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। तो वियना की संधि कब हुई? सन 1815 ईस्वी में। संधि मतलब होता है प्यारे बच्चों समझौता। वियना की संधि कब हुई? सन 1815 ईस्वी में। ज्यूसेppe मैत्सनी का संबंध किससे था? किस घटना से? इटली के एकीकरण से। तो ज्यूसेppe मैत्सनी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको याद ही करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुविकल्पिक रूप में पूछा जाएगा तो आप इसके जवाब बहुत अच्छे से दे सकेंगे। कैसे प्रश्न पूछा जाता है आपने देखा ही होगा। जैसे कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं जो है आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए। जैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से एक विकल्प सही है, ग वाला, सन 1848 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, आपको अब तो लिखना नहीं होता है, अब तो केवल क्या करना पड़ता है, सर्किल करना पड़ता है, यानी गोला ऐसे जो है काला करना पड़ता है। तो आप जानते हो, आप अच्छे से काला कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? अभी मैंने बताया था कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे मैत्सनी, यानी जिन्हें हम मेजनी भी कहते हैं। राइट। तो इसी प्रकार जैसे ये प्रश्न है यहाँ पर बार बार पूछा है, देखो क्या प्रश्न है कि निम्न में से किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये प्रश्न 2022 में भी पूछा है और 23 में भी। तो निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो किसका कथन था ये? मैटरनिख का। मैटरनिख का। अब यहाँ पर देखो, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका एक ही विकल्प होना चाहिए, कब? सन 1789 ईस्वी में। तो इसी प्रकार बच्चों कुछ और प्रश्न है, जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्रश्न है, जैसे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है कि
राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है फ्रांस से हुआ। अभी मैंने बताया था कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, सन 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क का। नेपोलियन का संबंध किससे देश से था, फ्रांस से था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो मैंने इसी प्रकार जो है प्रश्न शामिल किया है, अभी मैंने जो आपको बताया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे एक प्रश्न लिखा है कि सन 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो सीमित राजतंत्र था। कैसा था, सीमित राजतंत्र। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न जो है 2023 में लगातार पूछे गए हैं। जैसे क्या लिखा है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो वियना की संधि सन 1815 ईस्वी में। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है, निरंकुश का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों कि जहां पर अपनी मनमानी चले। जैसे यहाँ पर विकल्प आपको 4 विकल्प दिया है, तो निरंकुशवाद का तात्पर्य देखिए क्या लिखा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो आपका विकल्प कौन सा है, खा वाला। क्या लिखा है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, यानी सब कुछ जो होता है वो कौन होता है, आपका राजा। तो प्यारे बच्चों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आइए अब हम जो है आपको बताते हैं जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं उसको। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों में से एक है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप 100% जो है तैयार कर लीजिए। क्या लिखा है, जर्मनी का एकीकरण यानी कैसे जो है वो इकट्ठा हुआ, कैसे जो उसके जो राज्य थे, प्रांत थे, सब बटे हुए थे, तो उनको एकीकरण कैसे किया गया, यानी एक में कैसे शामिल किया गया, यानी अखंड जर्मनी कैसे बनाया गया। आइए जरा देखते हैं। तो मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थीं। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास का राजशाही यानी जो रजवाड़ी सिस्टम होता था, राजशाही और सैन्य शक्ति, सैन्य मतलब होता है प्यारे बच्चों सैनिक शक्ति, ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया, यानी उसको क्या कर दिया गया, दबा दिया, नष्ट कर दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ये था बच्चों जर्मनी का एकीकरण। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न था प्यारे बच्चों, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं। तो पहले आप एक बार हमारे साथ जो है पढ़ लिया करिए, उसके बाद वीडियो को रोक करके उतार लिया करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। अच्छा, यहाँ पर चांसलर का मतलब क्या होता है कि जिनके मार्गदर्शन में जो है देश का साम्राज्य चलता है। तो बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। ये भी पेपर में पूछता है कि रक्त और लोहे की नीति किसका था, तो आप बता सकते हो कि ऑटो वन बिस्मार्क का। तो प्यारे बच्चों सन 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था, लेकिन सन 1890 में उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई,
उसका मुख्य कारण क्या था। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के टाइप का भी पूछा जा सकता है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था और उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने 2 प्रश्न इस तरह के बनाए हैं और ताकि जो है आप समझ सकें। आइए बच्चों देखते हैं। फ्रांस की क्रांति 5 मई सन 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष यानी जो राजा का जो कोष था खाली हो गया था और देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। दिवालियेपन का मतलब होता है जब सारा चीज खत्म हो जाता है तो सरकार दिवालियेपन का शिकार हो जाती है। ठीक है, जैसे बैंक जो है जब अपना सब कुछ नहीं चला पाती और कर्ज में डूबती जाती है तो कह दिया जाता है कि बैंक जो है दिवालियेपन का शिकार हो गई, या फिर किसी प्रकार की कंपनी भी ऐसी होती है। तो ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार यानी टैक्स का जो भार था बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी की जो क्रांति हुई उसका यूरोप पर क्या इफेक्ट पड़ा वो देखते हैं। तो पहला चीज तो इफेक्ट पड़ा, छात्र और मध्यम वर्ग सक्रिय, यानी कि जो स्टूडेंट था और मीडियम जो वर्ग थे वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए यानी सक्रिय हो गया। यूरोप के विभिन्न शहरों में जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। दूसरा है अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित हुए। उनकी गतिविधियों और विचारों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 ईस्वी के दशक में हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। प्यारे बच्चों, ये तो थे हमारे 4 प्रश्न हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपका ये 5वां प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्न हैं, यानी बहुत प्रभावशाली नेता था नेपोलियन। तो नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किया वो देखिए जरा। जैसे नंबर 1, नेपोलियन ने शासन संबंधी सुधार किया, यानी कि जिस प्रकार पहले शासन होता था वो अच्छा नहीं था। जब नेपोलियन आया तो उसने जो है सबसे पहले क्या किया, शासन व्यवस्था में सुधार किया। दूसरी बात कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करके आर्थिक सुधार किया। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और वहां पर उसने जो है एक बैंक की स्थापना किया जहां पर लोग अपने पैसे को रख सकते हैं और निकाल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो उसमें जो है उसने आर्थिक सुधार किया। तीसरी बात, नेपोलियन ने धार्मिक और न्याय संबंधी सुधार किया। पहले क्या होता था कि अलग अलग तरीके के कानून लगाए जाते थे, अलग अलग तरीके से जो है उनको सजाएं मिलती थी। तो नेपोलियन ने क्या किया, सबसे पहले धार्मिक और न्याय संबंधी चीजों में सुधार किया। ठीक है, चौथा पॉइंट है नेपोलियन ने शिक्षा संबंधी सुधार किया। तो नेपोलियन ने प्यारे बच्चों उसने क्या किया, सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की यानी विश्वविद्यालय की, और सबको कहा कि आप शिक्षा से पहले जुड़िए, उसके बाद जो है आप अपने कार्यों को करिए। तो नेपोलियन एक प्रकार का बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली नेता था। प्यारे बच्चों, यूरोप पर जो है उसका क्या प्रभाव पड़ा। नेपोलियन एक सम्राट तो था ही, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसका जिसने इतना उसने जो है सुधार कर दिया तो उसका कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ा ही होगा, है ना। तो उसमें जो है कुछ सुधार के प्रभाव हैं। जैसे नंबर 1, यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक आर्थिक मतलब
लेन देन, पैसे का लेन देन, धन का, अर्थ का। तो राजनैतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। दूसरी बात, यूरोप के अन्य हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। तो प्यारे बच्चों, आइए जो है आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि यूरोप के अन्य हिस्सों में भी सामंती व्यवस्था का अंत होने लगा और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया जाने लगा। यानी जो पहले जो किसान हुआ करते थे उन पर जो टैक्स लगता था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और चौथा है, यूरोप के अन्य हिस्सों में समान कर प्रणाली लागू की जाने लगी। पहले क्या होता था कि अगर आप उच्च और कुलीन वर्ग के हैं, सामंत वर्ग के हैं, तो आपको जो है टैक्स कम देना पड़ता था, जबकि बेचारे कृषक वर्ग जो थे, दास वर्ग के जो लोग थे, उनको जो है टैक्स अधिक देना पड़ता था। तो अलग अलग टैक्स प्रणाली वहां पर लागू की गई थी। तो नेपोलियन ने क्या किया, सारा सिस्टम ये सबको खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक समान है और सबको एक समान टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए बच्चों जो है देखते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछेगा और हमने उन्हीं प्रश्नों को इसमें समाहित किया है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, सारे प्रश्न नहीं शामिल किए हैं बच्चों। तो आप जो है जितने प्रश्न शामिल किए गए उन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं और दोनों प्रश्नों को मैं चल रहा हूँ बताने। तो ये पहला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा था, जर्मनी का एकीकरण। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ रहा हूँ, इटली का एकीकरण। तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार थी। जैसे इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी जो इटली था उस समय कई जो है छोटे छोटे प्रांतों में जो है वो बंटा हुआ था। दूसरी चीज, इतालवी। देखो, इटली में कौन सी भाषा बोली जाती है प्यारे बच्चों, इतालवी भाषा। जैसे हमारे भारत में हिंदी, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, मैथिली बोली जाती है, अंग्रेजी, उड़िया, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार इटली में जो है इतालवी भाषा बोली जाती थी और ये संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, जबकि वहां पर क्या, इटली भाषा जो है वहां पर बोली तो जाती थी लेकिन पूरे देश में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। जैसे आप देखोगे हिंदी, तो अपने प्रतापगढ़ क्षेत्र में क्या बोला जाता है, अवधी। हम लोग क्या बोलते हैं, हम प्रतापगढ़ से हैं तो हम लोग अवधी बोलते हैं। इसी प्रकार जो बलिया के हैं वो भोजपुरी बोलते हैं, जो बिहार साइड में है वो भी जो है भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग मैथिली भी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रांत के लोग अगर देखा जाए अपने राज्य में ही, तो कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बोलियां हैं जो हिंदी से मिलान करती हैं। जैसे आप देखोगे भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, है ना, भोजपुरी, अवधी, और इसी प्रकार कुछ मैथिली है। ये सारी बोलियां अगर आप देखोगे तो ये सब हिंदी से लगभग मिलती जुलती हैं, है ना। इसी प्रकार जो इतालवी भाषा थी वो भी इटली में बोली जाती थी, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध इटालियन जो भाषा थी वो नहीं बोली जाती थी। जैसे हमारे देश में ही अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। अभी बिजनौर चले जाएंगे तो बिजनौर के लोग थोड़ा सा हिंदी से हट करके बोलते हैं, है ना। तो हम लोग अवधी में बोलते हैं, तो अवधी और खड़ी बोली दोनों में अंतर है। अवधी जैसे हम लोग अगर घर पर बोलते हैं तो जैसे कहते नहीं कि का हाल बा, कैसे यहाँ, खाना खाई लिया कि नहीं खाई लिया, है ना। तो इस तरह से बोला जाता है। अभी हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, खड़ी हिंदी है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी और अवधी में बड़ा अंतर है। इसी प्रकार जो है जो वहां पर इतालवी भाषा बोली जाती थी वो क्या थी, अलग अलग तरीकों से बटी हुई थी, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट क्या था कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। तीसरी बात है बच्चों, सन 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए, यानी एक करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की भी स्थापना किया, है ना। और चौथा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, देखो, सन 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए उनके कारण इटली के राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड, जैसे ये नाम क्या होता है, जैसे विक्टर इमैनुअल सेकंड का मतलब क्या होता है, देखिए इनसे पहले कोई विक्टर इमैनुअल रहे होंगे,
इसलिए अब जो विक्टर एमेनुअल हुए उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? सेकंड के नाम से। अगर हम उनको उन्हीं नाम से जानेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि ये पहले वाले विक्टर एमेनुअल हैं या फिर दूसरे वाले? इसी प्रकार आपने देखा होगा लुई खूब नाम चलता है, लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इस प्रकार नाम चलते थे ना। तो अब पता चलेगा कि ये सब लुई ही नाम क्यों रखते थे। एक्चुअली क्या होता था, लुई बहुत अच्छा नाम रहा होगा, लोगों को अच्छा लगता होगा, तो अपने अपने बेटे का नाम वो लोग लुई ही रखते होंगे। तो इस प्रकार हम वो तो अपने बेटे को लुई ही कहेंगे, लेकिन हम उनको कैसे याद रखेंगे कि ये लुई कौन से हैं? तो इसलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं? लुई फर्स्ट, लुई सेकंड, लुई थर्ड। इसी प्रकार इनका नाम क्या है कि विक्टर इमैनुएल द्वितीय। तो पांचवा है सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के प्रधानमंत्री कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। छठा है 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिएडमॉन्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। सातवां पॉइंट है सन 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। सन 1861 ईस्वी में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। सन 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये प्रश्न आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आखिरी प्रश्न है आज के चैप्टर का। ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस बार भी 2023 में भी पूछा था और लगभग जो है बार बार पूछा जाता ही रहता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का किस प्रकार जो है अभ्युदय हुआ। कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और सबका आंसर सेम इसी तरीके से लिखना है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो समझें। राष्ट्रवाद वह भावना अथवा विचारधारा है जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ या फिर संभव होता है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक राष्ट्र राज्यों का उदय नहीं हुआ था। विभिन्न देश अलग अलग भागों में, भाषाओं में, कैंटनों में बटे हुए थे, यानी अलग अलग भाषाओं में, कहीं पर स्पेनिश बोली जाती है, कहीं पर पोलिश भाषा बोली जाती है, कहीं पर जर्मन भाषा बोली जाती है, किसी में इटली भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग प्रांत बटे थे, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग तरह के लोग थे। तो इसलिए जो है क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो पाता था। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक राष्ट्र राज्यों का उदय नहीं हुआ था। विभिन्न देश अलग अलग भागों में, भाषाओं में, कैंटनों में बटे हुए थे, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, 19वीं शताब्दी का मतलब है बच्चों 1800 के बाद का समय, जैसे 1801 किसमें आ जाता है, 19वीं शताब्दी में, है ना। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राष्ट्रवादी भावनाएं फैलने लगी और राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं फैलने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। जैसे पहला है मध्यम वर्ग, यानी मीडियम जो सेक्शन था उसका क्या हुआ, उदय हुआ। तो 18वीं सदी तक यूरोप के विभिन्न देशों में दो प्रमुख वर्ग थे। एक कुलीन वर्ग यानी अमीर धनी वर्ग, और दूसरा दास या कृषक वर्ग, यानी जो किसान होता था या फिर जो दास होते थे। दास का मतलब जिनसे जो है काम कराए जाते थे। पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, दास खरीदे अथवा बेचे जाते थे, वो बेचारे काम करते थे और उनको केवल 2 वक्त का जो है खाने के लिए भोजन मिलता था बस। तो औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। इस वर्ग ने कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति और शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को बढ़ाया। दूसरा उदारवादी, उदार से नाम से ही आपको पता चल गया होगा। उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई विचारधारा यानी उदारवाद पनपने लगी। नए मध्यम वर्गों के लिए इसका अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी।
उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो आपसी सहमति से बनी हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था, जबकि नया व्यापारी वर्ग एक ऐसी आर्थिक नीति का पक्षधर था जहां वस्तुओं, लोगों, पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। इस विचारधारा ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। तीसरा पॉइंट है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। इस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के अन्य देशों को भी एकीकरण करने के लिए प्रेरित किया। संस्कृति की भूमिका। प्यारे बच्चों, संस्कृति क्या होता है, कल्चर क्या होता है? जैसे हम लोग अपने अपने कल्चर को मानते हैं, है ना। अपने देश में कई धर्म के लोग हैं, कई संप्रदाय के लोग हैं, कई पंथ को मानने वाले लोग हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग क्या है, संस्कृति है। और लेकिन सबका भले संस्कृति अलग है, लेकिन हम क्या है, भारत के लोग हैं, तो हमारे अंदर क्या है, एकता है। तो किसी भी देश में संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। तो इसी प्रकार वहां पर यूरोप में कैसी संस्कृति थी और वहां पर क्या भूमिका हुई, देखते हैं। संस्कृति की भूमिका। राष्ट्रवाद के विकास में युद्धों व क्रांतियों के साथ साथ संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी वहां पर जो संस्कृति चलती थी उसके माध्यम से वो लोग जो है एकत्रित हुए, एक दूसरे से मिल करके आंदोलन को जो है क्या किए, जागृत किए और उसमें भाग लेकर के अपने देश को मजबूत बनाए। अगला है भाषा। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, हम अगर अपने देश में अपनी भाषा जो है बोलेंगे, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी क्षेत्र में अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम ज़्यादा लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकेंगे। अगर हम पता चला कि अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो हम अंग्रेजी में क्या अपनी भावनाओं को उतनी अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, नहीं ना। जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारे देश की भाषाओं को उन्होंने सीखा। ऐसा नहीं है वो तुरंत अंग्रेजी ही बोलना सीख गए थे। उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी सीखा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ भारतीय भाषाओं पे बनाने के बाद लोगों को अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया, है ना। तो जब अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिए तो हमारे देश में भी अंग्रेजियत फैल गई। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज चले गए परंतु अंग्रेजियत यहीं पर रह गई। तो जन विद्रोह। अगला पॉइंट क्या है, जन विद्रोह। तो 1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग यानी धनी वर्ग अभी भी सत्ता में था और कृषक यानी दास वर्ग कर्ज के बोझ तले दबे थे, वहां लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। इन विद्रोहों के कारण रूढ़िवादी सरकारें कमजोर पड़ने लगी और राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित होने लगी। प्यारे बच्चों, ये तो था आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जो है यहाँ पर एक बार पुनः देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है आप अच्छे से ले लेंगे। प्यारे बच्चों, आप अच्छे से इसको रोक करके वीडियो को देख लिया करें, ठीक है। मैं जो है बहुत संक्षिप्त और अच्छे शब्दों में लिखा है, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है। आप भी जो है अच्छा राइटिंग बनाने की कोशिश करें ताकि परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग जो है क्या सीखे, बताइए क्या सीखे हम लोग। आप लोग बोलेंगे तभी तो आनंद आएगा ना। तो कुछ आप लोग भी मन से अपने बोला करो। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सीखे, ठीक है। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए फटाफट। उसके बाद अब जो है देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर किसी को नोट्स चाहिए, बहुत सारे बच्चे जो है सोच रहे होंगे कि अगर नोट्स ही मिल जाए पीडीएफ के रूप में, तो भी हमको जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर अभी बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो मेरा जो नंबर है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप इस नंबर पर आप एक मैसेज करके जो है व्हाट्सअप पर अपने इस पीडीएफ को मंगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ और ये नंबर है 72 37 09 77 87। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है और आप इस पर अपने नाम, अपने कक्षा का नाम, आप कहाँ से हैं, इसको लिखना ना भूलेंगे, ठीक है।
ताकि जो है आप ये भी बताएंगे कि हाँ हम यूट्यूब से आए हुए हैं, तब आपको जो है हम बता सकेंगे, हम आपको PDF बना करके भेज देंगे। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपका भी कर्तव्य है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।